फटाफट टाइप करो। आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज आ रही है, क्लियर होगी आवाज। बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि कितने कितने चैप्टर्स हैं। वो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बताते जाओ फटाफट। क्योंकि 1 मंथ का जो टाइम निकला है, मान लीजिए उसमें बीएसटी आपने बिल्कुल भी नहीं करी है, तो अदर कोई सब्जेक्ट है उनमें आपने प्रिपरेशन करा होगा, कुछ तो किया होगा ना। तो वो आप बताओ कि भी मैम 1 महीने हमने बीएसटी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1 महीने आप टच नहीं करे, कहीं ना कहीं आपने करा ही है उसको। वेरी गुड यशराज। फटाफट अपने अपने रिप्लाई। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ यशराज या सीमा से ही कुछ पूछ रही हूँ। सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो सभी अपने अपने बताएंगे कितना आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करा है बीएसटी में। मैं आगे पढ़ाई जा रही हूँ, पीछे का आ ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रही हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। इतना टाइम लगता है क्या टाइपिंग करने में? हाँ जी। अंडर 5 to 8 आते हैं और ऊपर से 1। ठीक है। मैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही किए हैं। बाकी सिर्फ यशराज, सीमा और निकिता तीन का ही रिप्लाई यहाँ पे आया है। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी 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 बताओ, इतना टाइम नहीं लगेगा। जल्दी। सिर्फ चैप्टर 1 करा है। अगर याद नहीं हो तो मैं एक बारी बताना चाहूंगी कि नवंबर है, ठीक है, वो अपना स्टार्ट हो चुका है। नवंबर सॉरी निकल गया है अपना, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और ये देख लो कि जो एग्जाम है वो कोई कोई स्टूडेंट का मेरे पास जैसे मतलब आ रहा है। ठीक है, तो वो इस तरीके से रिप्लाई आ रहा है, उनका माइंड इस तरीके से है कि मई में एग्जामिनेशन का हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा एग्जामिनेशन अपना पोस्टपोन हो सकते हैं आगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। आपके एग्जाम है वो सेम टाइम पे है। कोई नया चैप्टर नहीं, नए चैप्टर की यशराज कौन कह रहा है? चैप्टर आपके पास पढ़ने के लिए बहुत है। चैप्टर 11 में से मान लो आपकी चैप्टर 9 और 10 है, ये लेस करवा दिए, बाकी तो इतने इजी चैप्टर है। वो मैंने एक एक बारी आपको मतलब हर एक चैप्टर जब जब पढ़ाया है तब तब मैंने कहा है इस चैप्टर में से इस तरीके का क्वेश्चन है वो आपका निकल के आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपका 100% बनेगा। ठीक है। मैम सीबीएसई की कुछ मार्च में होंगे और डेट शीट आ गई है जी। सीबीएसई की जो मतलब कुछ चैप्टर्स को डिटेक्ट करा गया था वो भी काफी पहले ही हो गया था, आरबीएसई का ये थोड़ा लेट था। ठीक है, तो अपने भी मान के चलो मार्च में ही एग्जाम है, तो आपके पास कितना टाइम रहा है। ठीक है, और उसमें आपको बहुत सारे जो चैप्टर्स है वो भी कवर, बहुत सारे सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, वो भी कवर करने हैं। सिर्फ एक बीएसटी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई बीएसटी है 2-3 महीने हैं आराम से पढ़ लीजिएगा। तो वो नहीं है, आप लोगों के पास बहुत कुछ है पढ़ने को अगर पढ़ो तो। ठीक है। अब देखो, एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी यहाँ पे इनके अलावा किसी का भी रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है। यहाँ पे समीर, क्लास अटेंड कर रहे हो? राहुल, सुन पा रहे हैं क्या मुझे?
इशिता, वंशिका। आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? जी, मैंने पूछा अभी कुछ? क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ाई हो रही है समीर, कितना कवर करा आपने? बताओ फटाफट। मतलब एक एक को कहना पड़ेगा कि आप भी बताइए, आप भी बताइए, ऐसा क्या? मैम कंप्लीट लर्न नहीं है, बस रिवीजन किया था चैप्टर 1 एंड 2, ठीक है। और समीर कह रही है अभी तो नहीं की मैम। वेरी गुड। बाकी वंशिका और राहुल। सेकंड चैप्टर और 8th चैप्टर, यानी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। राहुल, फर्स्ट चैप्टर। ये इतना प्राउड से बता रही हो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, मैंने सेकंड कर लिया, मैंने ये ही चैप्टर करा है। इतने महीनों में अप्रैल से क्लासेस चल रही है और अपन ने क्या किया? किसी ने एक चैप्टर का रिवीजन करा है, किसी ने एक का भी नहीं किया, किसी ने स्टार्टिंग ही नहीं करी, तो किसी ने 2 चैप्टर कर लिए। ठीक है, इससे ज्यादा किसी के नहीं है। 2 कर लिए, 3 कर लिए। और अब ये देखो, चैप्टर फर्स्ट है अपनी अपनी बुक में या अपनी अपनी नोटबुक में, जैसे भी मैंने करवाया था, एक बार ये अपन देखेंगे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में से ये देख लो कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये सारे के सारे स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड एग्जाम में जो डिडक्ट हुए हैं चैप्टर्स, उनमें से चैप्टर 9, 10 और 15, 3 ही चैप्टर है। किसी स्टूडेंट को नहीं पता पर्टिकुलर, तो मैं फिर बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 9 बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट लीगल प्रोविजन। और चैप्टर नंबर 15 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चैप्टर 3 ही डिडक्ट हुए हैं, बाकी एज इट इज अपने चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। अब इनमें से ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि भाई चैप्टर 9 और 10 डिडक्ट क्यों करा है? वो इसलिए करा है, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का एक चैप्टर अगर वो डिडक्ट करते, ठीक है, अगर वो एक चैप्टर इसमें से हटाते हैं, रिड्यूस कर रही है सिलेबस में से, तो उनको सेम टू सेम चैप्टर चैप्टर सेकंड, थर्ड, वो सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, इसलिए इन चैप्टर्स को नहीं हटाया है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है वो भर भर के आएंगे। चैप्टर फिफ्थ, इससे इजी चैप्टर पूरे कहीं भी आपको पूरे बीएसटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 5 में जो लीडरशिप है, सेम एज इट इज अपना रिलेट करता है चैप्टर नंबर 11, इंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटीज है, ठीक है, और जो मेरिट्स अपन कह सकते हैं, वो सेम टू सेम अपनी आ रही है चैप्टर 5 में। लीडरशिप में कुछ भी नहीं करना, एज इट इज, बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर 5 जब आप यहाँ पे अपना रेडी कर लेंगे, तो आपको इसमें से आधा, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जो एंटरप्रेन्योरशिप है, 50% आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद में
मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छे चैप्टर है, इंपॉर्टेंट रखते हैं अपना खुद का। 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको इन 3 चैप्टर से देखने को मिलेंगे। अच्छा, इनके साथ क्या होता है, कभी भी आप पीछे के पेपर्स जब आप सॉल्व करेंगे या पीछे के पेपर्स जब अपन उठाएंगे तो उनमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पूरे के पूरे जो एक पेपर आपका बन के आता है उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लीजिए आप खुद को अज्यूम करो एज ए प्रोड्यूसर, खुद को अज्यूम करो आप एज ए सेलर, ठीक है, या एज ए बायर यानी कंज्यूमर, कि आप क्या कर रहे हो, मार्केट टेक्निक को ध्यान में रख रहे हो। आप अगर उनकी जगह होते तो कौन सी मार्केट टेक्निक है उनको आप सबसे ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देते। इस तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो लास्ट ईयर तक भी पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो वो जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका चैप्टर 6, 7, 8, ठीक है, उसमें से भी सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं चैप्टर 6 और 7 के अंदर से, ठीक है। सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट दोनों चैप्टर्स में से इस तरीके का एक क्वेश्चन है वो आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये चैप्टर्स है, रेडी कर लो। एक दिन का आधा चैप्टर भी रेडी करोगे ना, दो दो टॉपिक भी करोगे तो भी अभी तक हो जाती, ठीक है। 30 दिन बहुत वेस्ट कर रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो। और चैप्टर जो अपना है मोटिवेशन, एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो एकदम 100% यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है, वो इजी सी 4 टेक्निक है, ठीक है। इंपॉर्टेंस भी मत करिए, कौन कह रहा है आपको इंपॉर्टेंस कर लो, रटो मत। सिर्फ दो दो पॉइंट्स है उनका देख लो, अगर 2 नंबर में आता है चैप्टर नंबर 4 में से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 4 की 4 टेक्निक जो आपको बताई है वो चारों टेक्निक आप इजीली, बहुत ही इजी है वो टेक्निक, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे या नहीं कर पा रहे हो। वो टेक्निक आप चारों के चारों मोटिवेशन में से कर लो, बार बार मैं आपको कह रही हूँ। और जितने इजी लैंग्वेज में मैंने आपको करवाया है उतना तो आप, कोई नेट से पढ़ेगा, कोई कहीं से पढ़ेगा, ठीक है, उससे इजी लैंग्वेज में अगर समझ में आ जाए तो फिर देख लेना, उससे इजी लैंग्वेज नहीं हो सकती। मैंने इजी से इजी मेथड में आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये चारों मोटिवेशन की टेक्निक है, ये आप लोगों को समझ में आ जाए। चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कवर किया हुआ है, मोस्टली यहाँ पे आ रहा है कि मैम हमने चैप्टर 1 है वो कवर कर लिया है, ठीक है। तो पूछ ले आपको क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे यही है कि हमने चैप्टर 1 है वो कवर कर लिया है। पूछो क्वेश्चन, बोलो फटाफट बोलो, इतना टाइम कहाँ लगता है। जी, वेरी गुड सीमा। अच्छा है ना, साथ में थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहेगा। जी, सबसे पहले राहुल बताएंगे। एक भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे क्लास छोड़ के जाएगा अभी बीच में, ठीक है। स्टूडेंट्स मुझे 9 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, ईशिता, निकिता, राहुल, समीर, संदीप, संजना, सीमा, वंशिका और यशराज। इनमें से एक भी अगर क्लास से अभी बाहर जाएगा, ठीक है, तो दोबारा मैं इंटर नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो अगर कोई भी लॉगिन से रिलेटेड कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो मुझे टाइप कर दो, क्लास से बाहर नहीं होंगे। क्योंकि इन क्लासेस में ये रहता है इतना ज्यादा, मतलब स्टूडेंट्स है वो इतना पंचुअल तरीके से, इतना अच्छे तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके क्लासेस लेते हैं। 11th की जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भी 12th वाले बड़े हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों में डिसिप्लिन नहीं रहता, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है, कभी भी आ रहे हो कभी भी जा रहे हो, ले रहे हैं तो ले रहे हैं वरना नहीं ले रहे क्लासेस, क्या हो जाएगा एक दिन क्लास नहीं लेंगे तो, इस तरीके से चलता रहता है। और यही आपका था रिजल्ट कि 1 महीने वो क्लास भी बीच में बंद करनी पड़ी। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, एक इजी सा मैनेजमेंट का अगर मीनिंग ले अपन, राहुल, क्या मैनेजमेंट का एक इजी मीनिंग, ठीक है, आपको सिर्फ ये कह रखा है 1 नंबर में कि सिर्फ मैनेजमेंट का आप मीनिंग बता दो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ 1 नंबर में ये पूछा गया है कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा। राहुल, सॉरी।
समीर, राहुल अपना टाइपिंग कर रहे हैं, तब तक समीर बताएंगे कि अपन ने और ऑब्जेक्टिव में और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपना पर्सोनल ऑब्जेक्ट है, उसमें अपन ने क्या देखा है। पर्सोनल ऑब्जेक्ट है, मैनेजमेंट का पर्सोनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या कह रहा है। ठीक है, एक आ जाता है आपके सामने कि भाई कोई भी ऑब्जेक्टिव में से किसी को नहीं समझाना आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सोनल जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपको डिफाइन करना है एक नंबर के अंदर। तो आप क्या डिफाइन करेंगे, क्या समझाएंगे, एक इजी सा मीनिंग कि पर्सोनल ऑब्जेक्ट अपने को क्या कहता है। बहुत ही एक एक नंबर में सिर्फ मीनिंग पूछ रही हूँ, टाइप करते जाओ। राहुल कह रहे हैं इतने टाइम लेने के बाद में, और राहुल का यहाँ पे आंसर है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग। ठीक है, समीर, समझ नहीं आया क्वेश्चन, क्या बात है। अगर एक नंबर में आपसे पूछा जाए कि भी मैनेजमेंट का मीनिंग है, तो वहां पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना। एक तो सारे के सारे क्या करते हो, रटते हो। समीर, इतना टाइम लेंगे क्या आप एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, आप इतना टाइम लेंगे क्या। यशराज, राहुल ने जो मीनिंग बताया है यहाँ पे मैनेजमेंट का, सही है क्या। सबसे पहले अगर मैनेजमेंट का मीनिंग आपके सामने आता है तो आप क्या लिखेंगे। समीर, पेपर छोड़ के आओगे, एक क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा, कहाँ पेपर लिख के आओगे बताओ। या कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ये बता दे, ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटिस्फिकेशन है ह्यूमन रिसोर्स, क्या मीनिंग माने इसका। भाई किसी को समझ में आया है समीर का ये मीनिंग तो मुझे एक बार ही बताना। ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटिस्फिकेशन है ह्यूमन रिसोर्स, बताओ। पर्सोनल ऑब्जेक्ट के अंदर अपन क्या देखते हैं, सिर्फ मैंने इतना ही पूछा। किसी को ये मीनिंग समझ में आया हो तो बता दो फटाफट। इतनी देर में समीर ने क्या करा है, नोटबुक या बुक में कहीं देखा है कि ये लाइन है, एज इट इज वो लाइन है, वो चिपका दी यहाँ पे, क्या होगा बताओ। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है उससे कहीं अच्छा रिजल्ट सोच रहे हैं आप लोगों से, सारा मिट्टी में मिला दोगे। किसी बात को समझ नहीं पा रहे हो, आपकी क्या सिचुएशन है, क्यों ऑफलाइन क्लासेस है वो नहीं चल पा रही। ठीक है, तो ये क्लासेस है, इनका ज्यादा से ज्यादा हम
फायदा उठाएं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं हो रही है दूर दूर तक। हाँ, उसने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन के रिसोर्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये गलत है। बिल्कुल। अच्छा, इसका इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटिस्फिकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स। सीमा समझ तो गए। ये भाई मैंने दूर दूर तक कहीं बताया था क्या? पर्सोनल ऑब्जेक्टिव की जब अपन ने बात करी थी, पर्सोनल ऑब्जेक्ट अपने को बार बार मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को एक ही चीज बोली है। पर्सोनल ऑब्जेक्ट का मतलब है क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को भी ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, दो चीजें अपने सामने आएगी। जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करने के लिए जा रहे हो, एक इंस्टीट्यूट में आप वर्क करने के लिए जा रहे हो, आपकी जो वहां से आप जितनी भी आपकी मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, मेरा जो डिफरेंट है। ठीक है, सीमा वहां पे वर्क करेंगी, सीमा का डिफरेंट है। ठीक है, तो वहां पे जितने भी मैनेजमेंट होल्डर है उनका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा कि अलग अलग जितने भी मतलब काम करने वाले पर्सन हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट नीड है उनको, और काम करने वाले जो अपना जो एक पर्टिकुलर वर्क है, कहने का मतलब क्या बोला गया है, जिस वर्क के पीछे अपन वहां पे म्यूचुअल तरीके से कोई भी वर्क करने के लिए वहां पे अपन इकट्ठा हुए हैं, तो अपना वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो म्यूचुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस की तरफ जा पाएगी। ठीक है, अगर अपन अपने अपने ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी नीड को यहाँ पे फुलफिल करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, एक स्कूल है या एक कॉलेज है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहां पे हर एक टीचर है पर्टिकुलर, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जा रहा है, ना कि वो अपनी डिग्रियां बढ़ाने के लिए जा रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या है, वो अपनी डिग्रियां बढ़ाने के लिए नहीं जा रहा, या फिर वो अपने काम में अगर 100% नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फेवर नहीं हुआ, एक पॉजिटिव फेवर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनका आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट डाउन है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्ट जो है वो एक कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, किस किस के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है, पर्सनल और जो म्यूचुअल ऑब्जेक्ट है उनके बीच में, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी भी अराइज ना हो। सिर्फ इतनी सी चीज बोली गई थी। नहीं समझ आ रहा मेरे को तो। एक महीने में गर्ल्स ग्रुप में तो फिर भी एक दो बारी ऐसा आया है कि मैम कोई डाउट है। सीमा ने भी मुझे 2 से 3 बारी इस तरीके से पूछे थे कि मैम क्लासेस कब से शुरू होगी, क्यों नहीं हो रही। बाकी बॉयज ग्रुप में एक बार भी ऐसा इस तरीके का कोई भी कभी कोई क्वेरी नहीं आती, कभी कुछ नहीं आता, पढ़ते ही नहीं है। मैनेजमेंट में एक एक नंबर में सीमा बहुत इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि साइंस और आर्ट मैनेजमेंट को कहा जाता है। कोई भी एनी स्टूडेंट की मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट क्यों कहा जाता है, एक नंबर में, इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। सिर्फ एक नंबर में बहुत बारी पूछा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज आर्ट, वाई? बताओ, मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं आ रही, इससे बुरा क्या होगा? आगे पढ़ा दो, आगे पढ़ा दो, कोई आगे वागे नहीं पढ़ाई होगी, पीछे का करो पहले। सी ये यहाँ पे यशराज मैंने ये कहा था कि ये इसमें जो अपन स्कूल का ये ऐप यूज कर रहे हैं, स्कूल का ये सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं है क्या कि अपन कोई टेस्ट सीरीज या ऑर्गेनाइज कर ले? आपने देखा था इसको कंप्लीट? मैंने बोला भी था एक बार पहले। आज कोशिश रखूंगी कि चैप्टर 1 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट सीरीज बना के भेजूंगी। ठीक है, कल कल में सॉल्व करना उसको, तो उसके बाद में मेरे को व्हाट्सअप करना सभी, देखते क्या लिखते हो क्या पढ़ते हो। क्योंकि आर्ट है वो दूसरों से काम करवाती है। सबसे पहले साइंस वर्ड का अगर अपन देखें ना, तो हाँ, निकिता कह रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बिल्कुल, कि जब साइंस वर्ड यहाँ पे यूज होता है तो देख लो कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऐड है। ठीक है, सिस्टमेटिक बॉडी है, नॉलेज अपन इसको ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ जितने भी साइंस से रिलेटेड
बेस्ड जो प्रिंसिपल्स है वो इसमें ऐड होती है, तो साइंस वर्ड का यूज करा जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट में, कि भाई साइंस कहीं ना कहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और साथ ही साथ आर्ट है, तो आर्ट क्या कह रहे हैं भाई, अपन यहाँ पे इनोवेशन की बात करते हैं, कोई भी इनोवेटिव वर्ड अपन बार बार यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि बार बार सबसे पहली जो डेफिनेशन थी वो ये थी, मैरी पार्कर फॉलेट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट गेटिंग वर्क डन थ्रू बाय अदर, ठीक है, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि हर कोई पर्सन है, हर एक बंदा है, वो किसी से भी काम नहीं करवा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैनेजमेंट वो है जो कि दूसरों से काम करवाना जानता है, या दूसरों से काम करवाने की एक आर्ट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, तो वो चीज इसमें कही गई है। इशिता भी सेम कह रहे हैं, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू बाय अदर, और साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैम इसमें ऐसा नहीं है, आप तो आपको भी कांटेक्ट शेयर कर सकते हो। अच्छा, आपको भी कंटेंट शेयर कर सकते हो। मैम मेरा फोन चोरी हो गया था, तो मैंने कैसे देखूं, आप क्या शेयर करोगे ग्रुप। तो सीमा, अभी आप किस उससे यूज, फोन तो अभी यूज कर ही रहे हो ना, आप क्लास तो ले ही रहे हो, तो आप टाइमिंग बता दीजिएगा मुझे, किस टाइमिंग तक रहता है सर का, मतलब घर पे फोन। नाइट में कितने वहां तक का, तो फिर एक बार आप देख लेना उनको क्वेश्चंस, 2 से 4 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं भेजूंगी, एक एक चैप्टर के। ग्रुप में ही सेंड करूंगी मैं, तो अच्छा, टेस्ट टेस्ट पेपर इसमें शेयर कर सकती हूँ मैं, यशराज ऑप्शन है इसमें। हाँ, अमन से कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगी, है ना, करूंगी तो उससे पहले मैं एक बारी सीमा बता दूंगी। यशराज थोड़ा सा बताएंगे क्या, किस तरीके से है, या फिर आप ग्रुप में एक बारी मुझे बता दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा वो शॉर्ट लिस्ट करके। जी बिल्कुल, तो अपन यहीं पे क्या करेंगे, टेस्ट पेपर में आपको सेंड कर दूंगी, चैप्टर 1 के अपन कर लेंगे सबसे पहले, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी आएगा ये चीज। अब इसके बाद में आप बताओ कि चैप्टर 1 है, उसमें कुछ ऐसा लंबा चौड़ा काम है नहीं कि भी अपन नहीं करे, या लगभग स्टूडेंट्स ने कर भी रखा है। और थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन जो है, और जो मैं क्वेश्चन भेजूंगी वो क्वेश्चन होंगे जो कि लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम वगैरह हुए हैं उनमें जो बार बार रिपीट हुए हैं चैप्टर 1 से, वो क्वेश्चन है वो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। और मोस्टली कौन कौन से, 4 मार्क वाले और 6 मार्क वाले, ठीक है, 4 और 6 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन है उन पे ज्यादा फोकस अपन करेंगे एक बारी। उसके बाद में एक 2-2 नंबर वाले हैं उसको बाद में देखेंगे, तो बड़े क्वेश्चन अपने रेडी हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी, जैसे चैप्टर 1 में बार बार जो पीछे के चैप्टर से जो जो मतलब पेपर्स में रिपीट हुए ना क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूंगी। अब ये बताओ एक बार, मोटिवेशन की टेक्निक्स है वो अपन देख ले या फिर प्रिंसिपल्स को देखे, फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं थोड़ा सा आगे का लूंगी, इंटरप्रेन्योरशिप लेंगे, और वीक में एक बारी या 2 बारी अपन पीछे का रिपीट करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा बाकी है, तो वो भी साथ साथ लेंगे, और जो पीछे के चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो वो भी दोबारा ही करवाने। बताओ अब, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स या फिर मोटिवेशन की टेक्निक्स, फटाफट रिपीट करो।
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल्स है वो, या फिर मोटिवेशन? प्रिंसिपल्स निकिता कह रहे हैं। मोटिवेशन। मोटिवेशन। निकिता और यशराज कहते हैं प्रिंसिपल करवा दीजिए मैम, और वंशिका और सीमा मोटिवेशन। देखो अब दोनों की, अब ये भी नहीं कह सकते कि, संदीप आप बताओ, फाइनल रखेंगे फिर उसको। दो इधर वाले हो गए, दो इधर वाले हो गए। संदीप कह रहे प्रिंसिपल। अब देखो एक काम करते हैं अपन, 14 प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्लूड के। मोटिवेशन, कंफ्यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा। 14 प्रिंसिपल से हेनरी फ्लोल की चैप्टर नंबर 3 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो मोटिवेशन है उसपे 4 टेक्निक है। कोशिश करते हैं पहले ही जो अपने 7 प्रिंसिपल्स है स्टार्टिंग के उनको कवर अप करने की, ठीक है। और चैप्टर 4 है उनमें से कोई भी एक या दो टेक्निक है वो भी अपन कवर कर लेंगे, तो दोनों जो स्टूडेंट्स है दोनों का आपका सबका हो जाएगा, ठीक है जी। किसी को नाराज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 3 जो अपना था, प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, इसमें अगर स्टार्टिंग की 7, क्या मैं ये नहीं कह रही कि आप पहला जो लास्ट का जो पॉइंट है वो पहले नहीं लिख सकते या पहले का दूसरे पे नहीं लिख सकते, मैंने ये नहीं बोला। पर साथ ही साथ अपन कोशिश क्या रखेंगे, अगर इनको बहुत ही टेक्निक के साथ आप ऐड करते जाओगे ना, अगर आप इसको टेक्निक के साथ लर्न कर रहे हो तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक के बाद एक दूसरा प्रिंसिपल है वो याद आता जाएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग के बिना देखे किसी को भी दो चार किसी को भी अगर प्रिंसिपल लर्न हो, ठीक है, तो वो फटाफट टाइप करो। देखना नहीं है, देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखोगे तो मैं ही बता दूंगी, बिना देखे बताना है तो बताओ फटाफट। सबसे पहला प्रिंसिपल, टेक्निक से याद करना, सिस्टम से याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। और अगर रट्टू दोते की तरह करोगे, पहला कर लिया, फिर सीधा 10 नंबर का पॉइंट है वो कर लिया, फिर सीधा 13 वाला कर लिया, 12 वाला कर लिया, तो फिर वो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। टुगेदर, ठीक है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, क्या पता उससे याद आ जाए। सबसे पहला था जो संदीप ने कहा है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिवीजन ऑफ वर्क के नाम से पढ़ने जाता था, जाना था, डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। इसके बाद का किसी को याद आ रहा है दूसरा? सबसे पहले जो मैंने बताया था वो था डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स है ये, बिना देखे बताएंगे जो भी बता रहे हैं, वरना अंदर का जो पूरा सिस्टम है वो पूछूंगी। जी वंशिका, ये जो आप कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो अपना बनेगा, वेरी गुड वंशिका, तो सेकंड जो अपना बनेगा वो था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब थर्ड, राहुल ने बता दिया कि डिसिप्लिन था, बिल्कुल सही है जी। अब डिसिप्लिन के बाद में क्या था? दो एक जैसे से पॉइंट थे, किसी को भी याद हो? सीमा, कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। बिल्कुल सही है। देखो फोर्थ जो अपना पॉइंट बनेगा एक के बाद एक, वो था यूनिटी ऑफ कमांड, और फिर था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वेरी गुड। तो ये देखो 5 पॉइंट तो अपने इजी याद ही हो गए। सबसे पहले अपना है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन, सेकंड है अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और थर्ड अपना है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बाद है अपना यूनिटी ऑफ कमांड, और कमांड से अपन याद करेंगे डायरेक्शन। तो 5 पॉइंट अपने इजीली हो गए हैं, ठीक है। 5 के बाद में छठा जो यहाँ पे पॉइंट अपना बना था वो क्या था? वो था जैसे पॉइंट तो बहुत बड़ा है, ठीक है, अपन इजी लैंग्वेज में इसको देखना चाहे तो कंप्लीट जो एक बारी पॉइंट है वो बताती हूँ। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, क्या कहा गया है कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप क्या देंगे, मतलब आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को एक बार साइड में रखेंगे और जनरल इंटरेस्ट को आप प्रेफरेंस देंगे हमेशा। तो सब ऑर्डिनेशन ऑफ
जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसमें 7 जो अपना पॉइंट था वो था रेमुनरेशन। अब स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट है उनको सबसे पहले अपन देखेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? हेनरी फ्यूल का कहना है ये जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने दिए हैं वो मैंने ऐसे नहीं है, ये मेरा खुद का एक बहुत लाइफ का एक बहुत ही मतलब 30 ईयर्स से भी ऊपर का एक बहुत अच्छा टाइम है। वो मैंने कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में मैंने अलग अलग पोस्ट पे रहते हुए ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब मेरा ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में मैंने 14 प्रिंसिपल्स कही है जिनको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। नाम में ही पता चल रहा है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को क्या किया है, डिवाइड करा है। स्पेशलाइजेशन, कोई भी एक ऐसा काम जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, आपको वो काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप सिर्फ वही पढ़ाइए, ना कि इधर उधर के सभी सब्जेक्ट को आप कवर अप करके चलिए, ठीक है। एक एग्जांपल दे दी हूँ सिर्फ छोटा सा। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क की बात करी गई है। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई कंपनी में काम करते हो तो एक तो वो आपको बल्क में कोई भी काम है वो दे दे, दूसरी चीज है आपको वही काम 2-3 हिस्सों में, टुकड़ों में छोटा छोटा करके बांट के दिया गया है। इजी और टाइम को देखते हुए सबसे अच्छा जो काम रहेगा वो होगा डिवीजन ऑफ वर्क। क्या किया है आपने, काम को डिवाइड किया है। एक पर्सन जो एक काम को बहुत ही लंबे टाइम में कंप्लीट करता था, ठीक है, वेस्ट ऑफ मनी था, टाइम वहां पे ज्यादा कंज्यूम होता था, तो वहां पे अगर 2 लोग उसी काम को कर रहे हैं तो वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से भी कंप्लीट होगा, सीक्वेंस में भी होगा और टाइम भी कम लेगा। साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन वर्ड को यूज करा गया है। बार बार मैंने बताया था स्पेशलाइजेशन वर्ड है वो अपने को क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक पर्सन है वो एक काम में बहुत ज्यादा मतलब मतलब स्पेशलाइज अपन कह सकते हैं। जैसे कि किसी को फोन चलाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि फोन चलाना अभी उनका इंटरेस्ट है। कोई क्या करता है, घर पे बहुत ही वेस्ट सा एक फोन पड़ा है, कोई भी इस तरीके का कोई भी कंप्यूटर है या माउस है या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी आइटम पड़ा है, उन सबको खोल खोल के और उसका क्या कर दिया, कोई भी एक बहुत ही अच्छा सा उसको यूज कर लिया, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ है, उस लाइन में है। कोई स्टडी है, स्टडी मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता कि हम 6th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, 7th की पढ़ रही है, 10th की पढ़ रही है, उनको पढ़ना है, उनकी हॉबी है। मतलब कि पढ़ाने में कभी ना कभी जो पढ़ने में एक्टिव है कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी पढ़ा सकता है, ठीक है, अपन ये मान के चले। किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, कंपनी में जब अपन काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपने जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टडी करा है, मान लीजिए आपने एमबीए करा है, आपने बीटेक करा है, तो पर्टिकुलर एक स्ट्रीम के अंदर करा है, तो आपको उसी से रिलेटेड अगर वर्क दिया जाता है तो आप इजीली कर पाओगे। बजाय किसके, आप पढ़े हुए कॉमर्स में आपको दिया जा रहा है वर्क साइंस का या आर्ट्स का, तो आप कर तो लेंगे पर आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको कोई पहले से ट्रेन करे उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, उसके बाद में आप क्या होंगे, उस काम में एक्टिव बनेंगे। तो क्या कहा गया है, हेनरी फ्यूल कहते हैं कि कंपनी में आप वर्क ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है वो इस तरीके से करिए कि जिसको जो काम आता है या जो काम, जो पर्सन है जिस काम को करने में बहुत ज्यादा एक मतलब उनकी स्किल है, ठीक है, या इंटरेस्ट है, वो काम अगर आप उनको देंगे तो वो काम मैनेजमेंट के नजरिए से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा कोई बताना चाहेगा कि डिवीजन ऑफ वर्क या स्पेशलाइजेशन में अपन क्या ऐड कर सकते हैं? सेकंड यहाँ पे बात करूंगी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहा गया है अभी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बताओ फटाफट। वंशिका, सीमा, यशराज तो आई थिंक क्लास से अभी आ गए, क्या वापस आ गए? इशिता, निकिता, संदीप, संजना। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो अथॉरिटी अपना अधिकार है, पावर में है अपन, रिस्पॉन्सिबिलिटी
जिस पावर पोजीशन में वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है अपनी, वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड करेंगे। अथॉरिटी पावर में है, पोजीशन में है, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या कहा गया था? आ रहा है कुछ याद थोड़ा बहुत? टेकिंग डिसीजन। वेरी गुड संजना। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अपन अथॉरिटी वर्ड का। पहले कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, इशिता कह रहे हैं अथॉरिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश टास्क। ठीक है, ये है कि अथॉरिटी को अपन हाई लेवल में इन्वॉल्व कर सकते हैं हमेशा। बहुत ही सही है इशिता ये, कि अथॉरिटी हमेशा एक डिसीजन लेने का काम करती है। ठीक है, उस डिसीजन को क्या कर रही है, वो सेंड कर रहे हैं लोअर लेवल या मिडिल लेवल को, जो कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वर्क को, उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। यशराज को नहीं पता क्या बताना। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क को एक लिमिटेड टाइम में करना। अथॉरिटी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पावर पोजीशन पे आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है, उस ऑर्डर को देना, वो हुआ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। ठीक है, एक पावर पोजीशन में आप वर्क कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पास कर रहे हो। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पावर पोजीशन पे रहते हुए और एक लिमिट टाइम के अंदर आपने क्या करना है, उस वर्क को कंप्लीट करना है। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पर्टिकुलर, कि आप उस टास्क को, आप उस काम को कंप्लीट करें। ठीक है, सेम मैंने जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनके अंदर भी सेम चीज कही गई है, कि जब अपन यहाँ पे हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग, जब एक कंपनी या एक अथॉरिटी, एक मतलब वर्क प्लेस की अपन बात करते हैं, तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ चलती है। ठीक है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ चलते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के साथ चल के, और अपने को इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। कि जिस अथॉरिटी के साथ अपन वर्क करते हैं वहीं पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ चलेगा और बैलेंस पे रहेगा। और ये रहेगा कि भी जिस तरीके का ऑर्डर अपने को दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपन वर्क करें, ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ के कंपनी के सीईओ वगैरह हैं, उनको अपन अथॉरिटी की पोजीशन में रख सकते हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन में जितने भी वर्कर्स या जितने भी मैनेजर वगैरह वहां पे वर्क करते हैं, उनको उनका मतलब कहा हुआ या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना पड़ता है। थर्ड, जो डिसिप्लिन की बात करी है, हेनरी फ्यूल कहते हैं कि कोई भी कंपनी जब अपन काम करते हैं, या कहीं भी वर्क प्लेस पे अपन काम करते हैं, कंपनी का ही रहने दो, कहीं भी वर्क प्लेस पे जब अपन वर्क करते हैं, तो वहां पे डिसिप्लिन वर्ड है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन के साथ आप वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, डिसिप्लिन आपका जो है वो हमेशा हर जगह मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। डिसिप्लिन को एसेंशियल एलिमेंट के रूप में भी अपन देख सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन है। मैम इसका एग्जांपल क्या मॉनिटर हो सकता है, क्या उसके पास अथॉरिटी है पावर को? जी, पर एक लिमिट टाइम के लिए। ठीक है, उनको अथॉरिटी दी गई है, टीचर ने उनको अथॉरिटी दी है, एक लिमिट टाइम के लिए उनको अथॉरिटी दी है, जब तक कि टीचर क्लास में अपसेंट है। जब टीचर क्लास में प्रेजेंट हो जाता है तो उनकी अथॉरिटी वहीं पे कंप्लीट हुई मानी जाती है। जैसे कि मान लो अपन कोई भी इलेक्शन की बात करते हैं सीमा, तो इलेक्शन में जो मेंबर्स वगैरह जिनको अपन अपना हेड चूज करते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होता है। उनके पास जो अथॉरिटी है ना, उनके पास जो पावर पोजीशन है, जिसपे रह के उन्होंने 5 साल तक कुछ अच्छा काम किया या बहुत ही बुरा काम किया, वो सब सिर्फ 5 साल तक रहेगा। उसके बाद में जैसे ही वो पावर पोजीशन उनका, उनको मतलब हट जाते हैं उस पावर से, उस अथॉरिटी से, तो उनके बाद में ऐसा नहीं होगा कि उनके पास वो काम वो दोबारा करवा सके। तो वो चीज यहाँ पे अपन देख सकते हैं। जी, तो इनका यहाँ पे इस मतलब 14 प्रिंसिपल में इसको इसलिए ऐड करा गया है सीमा, कि पहली चीज तो अपन को ये कहा है कि भाई कोई भी, ये बेसिक सिर्फ 14 पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कि सबसे पहले कोई भी काम को अपने को डिवाइड करके चलेंगे तो अच्छे तरीके से होगा। दूसरी चीज कही गई है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी
दोनों चीजें भी, एक कंपनियां, एक जहां पे भी वर्क पोजीशन पे अपन वर्क कर रहे हैं वहां पे अथॉरिटी वाले पर्सन भी होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले भी होने चाहिए, ये बैलेंस में काम चलना चाहिए। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन से वहां पे नहीं है तो वो काम कंप्लीट करेगा कौन। उसके बाद है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए ये कहा गया है कि बहुत सारे जनरल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि सिस्टम मैनेज करके चलते हैं हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक वर्क प्लेस पे कुछ सिस्टम है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल रेगुलेशन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे शो करते हैं एक डिसिप्लिन को, कि कोई भी एक टाइम लिमिट के अंदर या एक सिस्टम से जब काम होता है तो वो डिसिप्लिन को शो करता है। अगर वहां पे कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से किसी काम को कंप्लीट कर सकता है, तो पहली चीज तो वो काम कंप्लीट होगा ही नहीं। जैसे कि आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब बात नहीं कर रही। गवर्नमेंट जितने भी ऑफिस वगैरह हैं उनका यहाँ पे अपन ले सकते हैं कि कोई भी काम है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होना, ठीक है। और पैसा है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, और कभी भी वो काम है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं माना जाता, ठीक है। तो इस तरीके के अपन बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्लास है वो आपकी जिस भी सब्जेक्ट की है वो स्टार्ट होगी अभी। किस सब्जेक्ट का है आपका नेक्स्ट लेक्चर? 3 पॉइंट अपन ने यहाँ पे करे हैं। कुछ अपन ने बेसिक है वो फर्स्ट चैप्टर के डिस्कशन करा था, और क्वेश्चंस है वो आपको मैं सेंड करूंगी, ठीक है। यशराज आप मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अंग्रेजी की है, ठीक है, तो अंग्रेजी आप पढ़िए बिल्कुल। मैम आई थिंक आ गए हैं क्लास अटेंड करने के लिए, तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी, ठीक है। आई थिंक आज की क्लास आई होप यूजफुल थोड़ी बहुत रही होगी। 1 महीने के बाद आप वैसे ही आलसी हो रखे हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नहीं है। पढ़ो, बहुत कम टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।